Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में गैगने की लर्निंग थ्योरीज से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 टॉपिक मेन होते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग, सेकंड इज गैगने के लर्निंग आउटकम्स जिसको हम कैटेगरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये दोनों टॉपिक्स हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सारे स्टेप्स को अच्छे से इजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे और उसके साथ ही हम एक ट्रिक भी देखेंगे ताकि आपको ये सारे के सारे स्टेप्स सीक्वेंस से याद रह सकें, बिकॉज एग्ज़ाम में इसकी सिर्फ और सिर्फ इसका जो सीक्वेंस है वो ही पूछ लिया जाता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अगर आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है? Gagne's 9 events of instruction are a series of instructional design steps that are intended to lead to effective learning. गैगने, जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट मील्स गैगने, इन्होंने बताया कि आप अगर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान अगर एक प्लानिंग के साथ जाते हो, यानी आप एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को यूज़ करते हो। कितने स्टेप्स? ये 9 स्टेप्स का अगर आप यूज़ करते हो अपने इंस्ट्रक्शन के दौरान तो जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और आपके जो टीचिंग एंड लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से अचीव हो पाते हैं। तो उसी को इन्होंने कहा 9 इवेंट्स। ये बेसिकली 9 स्टेप्स थे जिनको यूज़ करके आप अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, जिससे कि बच्चों की लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो ये थे गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे कि एक एक का मतलब क्या होता है। पहला जो था वो था गेनिंग द अटेंशन ऑफ लर्नर्स, यानी कि लर्नर्स की अटेंशन गेन करना। सेकंड था इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, यानी कि पुराना जो ज्ञान है उसको रिकॉल कराना। प्रेजेंटिंग द कंटेंट, जो भी पढ़ाना है आपको उसको प्रेजेंट करना। प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को गाइड करना। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस देखना क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन के दौरान। 7 था प्रोवाइडिंग फीडबैक, उसके बाद उनको फीडबैक प्रोवाइड करना, उनको रीइंफोर्स करना। 8 था असेसिंग परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को आप फिर जानोगे। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस का मतलब आप FA से ले सकते हो, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसिंग जो परफॉर्मेंस है उसको आप ऐसे मान सकते हो, यानी कि समेटिव असेसमेंट मान सकते हो। जो लास्ट वन था वो था इनहेंसिंग रिटेंशन और ट्रांसफ़र, यानी कि लास्ट में आप क्या करोगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिटेन कैसे रख सकते हैं नॉलेज को, जो भी उन्होंने सीखा, और आगे वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ी और समझी। तो इसको हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। ये जो 9 इवेंट्स हैं इनको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, और इन इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स या इन स्टेप्स के दौरान जो कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ होता है उनका नाम है ये। आपके एग्ज़ाम में या तो ये स्टेप्स दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, या फिर इसकी जगह ये ना देकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेप्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। 3 या 4 स्टेप्स दे सकते हैं या 5 या 6 स्टेप्स दे सकते हैं और आपसे कहेंगे कि इनको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स होते हैं हमारे ये, और इन इवेंट्स के दौरान जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ होता है वो होते हैं सारे ये। तो फर्स्ट इज गेनिंग अटेंशन। देखो, जैसा थॉर्नडाइक ने भी बोला है अपने जो उन्होंने थ्योरीज दी थी लर्निंग की, तो थॉर्नडाइक ने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस। आपने सुना भी होगा, यानी उन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्टूडेंट का या किसी भी लर्नर का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेडी नहीं होगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो वही चीज़ है गेनिंग अटेंशन, कि सबसे पहले एक टीचर को क्लासरूम में जाने के बाद बच्चों की या स्टूडेंट की या लर्नर्स की अटेंशन को गेन करना है। उसके लिए क्या कर सकता है टीचर? उसके लिए बच्चों से कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई आई कैचिंग चीज़ दिखा सकता है उनको, जिससे कि उनका ध्यान फ़ौरन से किसकी तरफ हो जाए? टीचर की तरफ हो जाए, यानी कि पूरी अटेंशन टीचर की तरफ चली जाए। या फिर उनके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जा सकती है। जो टीचर का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो बच्चों की अटेंशन गेन कर सके अपनी तरफ। एक बार जब अटेंशन गेन हो जाएगी
बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ हो जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जब बच्चों की अटेंशन आपने गेन कर ली, उसके बाद आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स बताओगे कि आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। आपका सिलेबस हो सकता है, या फिर जो भी टॉपिक्स आप अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हो उसके बारे में बच्चों को बताना। अटेंशन गेन कर ली, उसके बाद आप बच्चों को बताओगे कि आज हम इस क्लास में क्या क्या समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं। तो गेनिंग अटेंशन में जो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ होगा वो होगा रिसेप्शन, और इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेंसी, कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। थर्ड वन इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब अपना जो कंटेंट है उसको पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए कि जो पहले वो लेसन पढ़ा चुका है उसको बच्चों को रिकॉल कराना चाहिए। यानी कि जो प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉल कराना, ये होता है पहला स्टेप। सबसे पहले आपने बच्चों की अटेंशन गेन की, उसके बाद ये बताया कि क्या क्या आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, और उसके बाद आप क्या करोगे, स्टिमुलेट करोगे, रिकॉल करोगे किस चीज़ को, बच्चों की प्रायर लर्निंग को। इसके लिए एक टीचर क्या कर सकता है कि लास्ट लेसन में हमने जो भी पढ़ा बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर वो बच्चों से ये कह सकता है कि बच्चों आपने लास्ट लेसन में जो भी पढ़ा था, जो भी समझा था, उसको आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। या फिर वो खुद उस लेसन की समरी बच्चों को बता सकता है। ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होंगी, ताकि बच्चे रिकॉल कर पाएँ जो भी उन्होंने पहले पढ़ा और समझा। और इसको हम क्या कहेंगे, रिट्राइवल, यानी कि वापस से दोहराना किस चीज़ को, प्रायर लर्निंग को। फोर्थ वन होता है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मतलब अब जो भी आपको पढ़ाना है आप उसको क्या करोगे, बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे। यानी कि जो आपका कंटेंट है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, उसको आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे। आप किसी भी ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो बच्चों को। किसी भी तरीके से आपको मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करना है अपने इंस्ट्रक्शन को बेटर बनाने के लिए। आप मल्टीपल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे अच्छे से उस कंटेंट को समझ सकें। तो कंटेंट को प्रेजेंट करना ही कहलाता है हमारा प्रेजेंटिंग दी स्टिमुलस, और इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन। फिफ्थ वन होता है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब बच्चों को अगर किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको गाइड करोगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक एनकोडिंग। गाइड करने को क्या कहते हैं, सीमेंटिक एनकोडिंग। गाइड कैसे करोगे, आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे सकते हो बच्चों को, स्टोरीज सुना सकते हो ताकि वो अच्छे से समझ सकें, ग्राफ्स दिखा सकते हो, रोल प्ले करवा सकते हो बच्चों से ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। आपका पर्पस क्या है कि उनका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको आपको दूर करना है। चाहे आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से करो या फिर स्टोरीज सुनाओ उनको, कैसे भी करके आपको उनके डाउट्स क्लियर करने हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपको बच्चों को सिखाना है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। आपने बता दिया किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, अब उसको गाइड कैसे करोगे कि आप बच्चों के सामने एज अ सैम्पल एक सैम्पल दोगे कि इस तरीके से एक परफेक्ट ऐसे लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, बच्चों को कंटेंट को प्रेजेंट करने के बाद बच्चों को गाइडेंस दी, बच्चों को गाइड किया कि देखो बच्चों, ये एक परफेक्ट ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों को गाइड करना होगा हमारा सीमेंटिक एनकोडिंग। सिक्स होता है एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस को आप FA कह सकते हो, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लासरूम में आपने जो भी पढ़ाया उसके बाद आप अगर बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, क्विज़ेस कंडक्ट करा रहे हो, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन ले रहे हो कि बच्चों चलो मैंने जो भी पढ़ाया अब आप लोग प्रेजेंट कीजिए उसको, वो सारा क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। 7 होता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब आपने कंटेंट भी प्रेजेंट कर दिया, बच्चों को गाइड भी कर दिया, उनका जो है क्लासरूम में उनकी परफॉर्मेंस को भी एसेस कर लिया, उसके बाद आप फीडबैक दोगे। फीडबैक क्या हो सकता है, 2-3 तरह के फीडबैक हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप बच्चों को बताओ कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, जो भी चीज़ हमने आपको पढ़ाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, ये आप उनको फीडबैक दे सकते हो। या फिर अगर उन्होंने कोई गलती की तो आप उनको बता सकते हो कि आप और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हो, ये भी फीडबैक होगा। आप उनकी तारीफ़ कर सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो, उनको रीइंफोर्स कर सकते हो, या उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो ताकि वो और बेटर कर पाएँ। ये सब क्या होगा, आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक। 8 होता है असेसिंग परफॉर्मेंस। अब लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो आप फाइनल उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करोगे। इसको आप इवैल्यूएशन कह सकते हो, समेटिव असेसमेंट कह सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि
पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद उनका टेस्ट ले सकते हो, उनका एग्ज़ाम ले सकते हो, रूब्रिक्स की हेल्प से उनको एसेस कर सकते हो, ग्रेडिंग उनको दे सकते हो। यानी बेसिकली आपने जो भी पढ़ाया है, आपको ये देखना है कि हमारे जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कहाँ तक पूरे हुए। उसको हम कहते हैं असेसिंग परफॉर्मेंस और उसी को हम कहते हैं रिट्राइवल। एक रिट्राइवल हमने यहाँ किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रायर लर्निंग को रिकॉल किया था। और यहाँ पर क्या है रिट्राइवल कि ये जो भी चीज़ें हमने की, जो भी चीज़ें समझी, उसको रिट्राइव करना। जो नई नॉलेज हमने सीखी उसको रिट्राइव करना आएगा असेसिंग परफॉर्मेंस, और जो पुरानी नॉलेज थी उसको अगर हम रिकॉल कर रहे हैं तो वो था हमारा ये वाला रिट्राइवल। ओके। 9 होता है इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, यानी कि रिटेंशन यानी जो भी बच्चों ने पढ़ा और समझा है उसको वो ज़्यादा लंबे समय तक कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं, कैसे रिटेन रख सकते हैं, वो होता है रिटेंशन। और ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि जो भी बच्चों ने सीखा उसको वो अपनी डेली लाइफ में या रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी लर्निंग ट्रांसफ़र हो सकती है उनकी डेली लाइफ में, वो होता है हमारे ट्रांसफ़र। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी अपनी रियल लाइफ में जो भी हमने सीखा उसको रियल लाइफ में अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। ये होता है 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स किसके, गैगने के। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं हम, किस तरीके से आप याद रख सकते हो। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी ट्रिक बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये लिख रहा है रिसेप्शन। आप ऐसा मानिए कि देखो आप इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है, आप ऐसा सोचिए कि आप किसी के रिसेप्शन में गए हो, ठीक है। आप किसी के रिसेप्शन में गए, आपने एक्सपेक्ट किया, आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि वहाँ पर आपको पनीर की सब्ज़ी मिलेगी या फिर आपको चिकन मिलेगा, ये आपने एक्सपेक्ट किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको याद आता है, आप रिकॉल करते हो कि आपकी तो तबीयत ख़राब है, वो क्या होगा, रिट्राइवल। यानी कि आपने रिकॉल किया कि अरे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था ये सब खाने के लिए। उसके बाद आप क्या सोचते हो कि यार मैं सेलेक्टिव परसेप्शन करूँगा, मैं सिर्फ वही चीज़ें खाऊँगा जो मेरे लिए हेल्दी होंगी, मैं कोई अटपटी चीज़ें नहीं खाऊँगा, मैं पनीर नहीं खाऊँगा, कोई ऑयली चीज़ नहीं खाऊँगा। यानी आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको क्या क्या खाना है शादी में। उसके बाद क्या होता है, सीमेंटिक एनकोडिंग। आपका फ्रेंड जो होता है वो आपको गाइड करना है कि देख तेरी तबीयत ख़राब है, तुझे क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सैलेड खानी है, पालक की सब्ज़ी खानी है, कुछ भी ऑयली नहीं खाना है। तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको बताना है, वो आपको बताता है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। वो होगा आपका सीमेंटिक एनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, एसेस करेगा। वो ये देखेगा कि आप उसके समझाने के बाद रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। जो उसने कहा कि तुझे ये चीज़ें खानी हैं, आप वही चीज़ें खा रहे हो या फिर आप कुछ उल्टा सीधा खा रहे हो। तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग। वो आपका रिस्पॉन्स देखेगा कि उसके समझाने के बाद आपने रिस्पॉन्स कैसे किया। फिर आता है हमारा रीइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद वो देखेगा कि भाई तूने तो जो मैंने कहा था तूने वही खाया, तो वो आपको रीइंफोर्स करेगा, वो आपकी तारीफ़ करेगा कि भाई तू तो बहुत अच्छा है कि तूने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, जो भी मैंने तुझे बताया था तूने वही खाया। तो यानी उसने रीइंफोर्स किया, आपको फीडबैक दिया। उसके बाद क्या होता है, रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है कि आपको फिर याद आता है, आप खुद की परफॉर्मेंस एसेस करते हो और सोचते हो अरे मैंने तो यार आइसक्रीम भी खा ली थी। यानी आपने रिट्राइव किया, आपने खुद को एसेस किया कि शिट यार मैंने तो आइसक्रीम खा ली। तो इस तरीके से ये हो गया रिट्राइवल। और उसके बाद लास्ट में जनरलाइजेशन। आप सोचोगे अरे सभी खा लेते हैं आइसक्रीम, तो सभी खा लेते हैं, वो इतना नुकसान नहीं देती है। तो वो क्या होगा, जनरलाइजेशन। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। बस मेन पर्पस क्या है कि आपको ये सारे के सारे स्टेप्स सीक्वेंस से याद होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल इवेंट से कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो रिलेट करता है। जैसे गेनिंग अटेंशन को हम कहेंगे रिसेप्शन। इस तरीके से आपको ये दोनों ही स्टेप्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को आज की ये क्लास, आज का ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये क्लास थोड़ा सा भी, आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।